हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग स्पेक्ट्रम निबंध में एक नया टॉपिक मानवाधिकार और भारत के बारे में चर्चा करेंगे और इस पे जो निबंध है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग को ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। मानवाधिकार और भारत। आज का विश्व समुदाय पूर्ण रूप से जागृत है और एक देश की आंतरिक परिस्थितियों से दूसरा देश पूर्ण रूप से परिचित हो जाता है। अब यदि कोई देश अथवा वहाँ की शासन व्यवस्था यह चाहे कि गुप्त रूप से अपने नागरिकों का शोषण कर ले और उस पर किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो यह इसकी भूल है। न केवल पड़ोसी देशों द्वारा अपितु संपूर्ण विश्व समुदाय द्वारा गलत प्रयासों की आलोचना तत्काल होने लगती है। हाल ही के वर्षों में संपूर्ण विश्व द्वारा जिस मुद्दे पर विचार विमर्श चल रहा है वह है मानवाधिकार। वस्तुतः विश्व में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र और अपनी विशिष्ट पहचान के साथ जन्म लेता है, परंतु उसके अधिकारों की व्याख्या उन परिस्थितियों के आधार पर की जाती है जिन परिस्थितियों वाली शासन व्यवस्था में उनका जन्म होता है। मनुष्य का जन्म तो स्वतंत्रता पूर्वक ही होता है, परंतु उसकी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो रह पाती, क्योंकि चेतनता प्राप्त करने की स्थिति में वह सामाजिक प्राणी हो चुका होता है। सामाजिक प्राणी होने के कारण उसके अधिकार समाज के अनुरूप हो जाते हैं। यदि विश्व स्तर पर ऐसा देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानवाधिकारों का स्वरूप पृथक पृथक है। सभी मानव समान अस्तित्व और अधिकार के साथ स्वतंत्र रूप से जन्मे हैं। वे अंतःकरण और बुद्धि से युक्त हैं और उन्हें भाईचारों की भावना के विकास की दिशा में प्रयत्न करने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ विश्वव्यापी मानवाधिकार की उद्घोषणा हुई, जिसमें मानव की अवधारणा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। यद्यपि यह धारणा पश्चिमी राजनीतिक परंपराओं से विकसित हुई है, तथापि यह कई अन्य परंपराओं और विश्वासों से मिलती जुलती है। इस प्रभावपूर्ण पृष्ठभूमि और तदंतरण संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों से संबंधित उद्घोषणाओं ने विश्वव्यापी प्रभाव डाला और सभी प्रकार की सरकारों को मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अपने सिद्धांतों और संप्रत्ययों को लागू के लिए या उन पर अमल करने के लिए विवश कर दिया। पारंपरिक दृष्टि से मानव के प्राकृतिक अधिकारों को व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे वह पूर्ण सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थिति के संदर्भ में हो अथवा पूर्व सामाजिक कल्पनात्मक अवधारणा के अनुरूप हो। मानव के अधिकारों की पहचान समुदाय अथवा समाज की प्रकृति के अनुरूप होती है, न कि एक व्यक्ति की तुलना में दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में। मानव अधिकारों की अवधारणा का विकास उन अधिकारों के संदर्भ में हुआ है जो किसी समाज अथवा समुदाय में सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप में आवश्यक होते हैं। मानव अधिकारों का विश्लेषण व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही किया जा सकता है। ये मौलिक आवश्यकताएं किसी समुदाय में व्यक्तिगत विकास के लिए अपरिहार्य होती है। जहाँ समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक पृथक अस्तित्व वाले और विशिष्ट महत्व लिए होते हैं, परंतु व्यक्तिगत हित के साथ सामूहिक हित भी जुड़ा होता है। ऐसी स्थिति में मानवाधिकारों का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और मानवाधिकारों की पहचान कर पाना विवादास्पद हो जाता है। इस स्थिति में हम मानव अधिकारों की पहचान उन नैतिक अधिकारों के रूप में कर सकते हैं जो प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह कोई पुरुष हो अथवा महिला, को व्यक्तिगत और सामूहिक हित के लिए एक मानव मात्र के रूप में प्राप्त होना चाहिए। विश्वव्यापी स्तर पर मानवाधिकारों को इन श्रेणियों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला, जीवन का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। चौथा, संगठन एवं सभा का अधिकार। पांचवा, संपत्ति का अधिकार। और छठा, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार। लगभग ये सभी अधिकार भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति की पहचान मानव मात्र के रूप में करेगा। संविधान प्रत्येक व्यक्ति के समान विकास के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वह न्यायालय की शरण ले सकता है। संविधान में नागरिकों की खुशहाली की व्यवस्था के लिए भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है।
नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए समान न्याय की व्यवस्था करें, स्त्री पुरुष के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएं, बाल श्रम पर रोक लगाएं, प्रत्येक व्यक्ति के काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने और बीमारी तथा अन्य किसी असमर्थता की स्थिति में सार्वजनिक सुविधा को प्राप्त करने के लिए उनके अधिकारों को सुनिश्चित करें। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के समता, स्वतंत्रता, शोषण विरोध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा तथा सांवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के द्वारा विधि के समक्ष समता, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों में समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत करने की व्यवस्था करता है। संविधान द्वारा नागरिकों को वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, संस्था अथवा संघ के निर्माण, निर्बाध संचरण, निवास आदि को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रस्ताव यह कहता है कि संविधान के प्रति आस्था रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। संविधान द्वारा भारत को एक लोकतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, सौहार्द, सुरक्षा एवं विकास की व्यवस्था करता है। इस दृष्टि से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान मानवाधिकारों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है और मानवाधिकारों की दृष्टि से सभी आदर्श प्रावधान इसमें उपबंधित हैं। अमेरिका में अधिकार संबंधी विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि राज्य को यह शक्ति है कि वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को तब प्रतिबंधित कर सकता है जब ऐसा करना सामूहिक हित के लिए आवश्यक हो अथवा न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए। भारत में यह शक्ति न्यायिक पुनरीक्षण के अंतर्गत विधायिका द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों को प्रतिबंधित करने की स्थिति में उनके पास कोई अधिकार नहीं है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि भारत में अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक उपयुक्त प्रावधान है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्समीक्षा का प्रावधान तो इसे और भी उत्कृष्ट स्थिति प्रदान करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में मानवाधिकारों की स्थिति की तुलना विकसित राष्ट्रों की स्थिति के साथ की जाती है। यह तुलना उस स्थिति में समीचीन प्रतीत नहीं होती जब हम भारत में विकास के पैमाने पर और विकसित राष्ट्रों के विकास के पैमाने का आकलन करते हैं और दोनों के बीच ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर का मूल्यांकन करते हैं। भारत में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के द्वारा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जबकि विकसित राष्ट्रों में विलासितापूर्ण जीवन को विकसित करने की कोशिश की जाती है। विकसित देशों में पर्याप्त आर्थिक विकास हो चुका है और इस कारण वे मानवाधिकारों को प्राप्त करने में सफल हैं। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि ये देश अपने स्तर के अनुरूप मानवाधिकारों को संरक्षण नहीं प्रदान करते। भारत में मानवाधिकारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। मीडिया द्वारा समय समय पर शोषण के विभिन्न रूपों का उद्घाटन किया जाता है तथा महिलाओं एवं अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार, बाल श्रम को प्रोत्साहन, हिरासत में मौत, सुरक्षा बलों द्वारा अनाधिकारिक हस्तक्षेप, उग्रवादियों एवं आतंकवादियों द्वारा नरसंहार इत्यादि। आतंकवादी गतिविधियों के निवारण के लिए बनाया गया टाडा कानूनों का मानवाधिकारों के हनन के कारण विरोध किया गया था। यह कानून ऐसा कानून था जिसमें दोष के सिद्ध होने के पूर्व ही बंदी बना लिया जाता था और दोषी को अपनी निर्दोषता को प्रमाणित करना पड़ता था। भारत में मानवाधिकारों का सबसे बड़ा हनन 1975 से 77 में लगाया गया आपातकाल में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जगत में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर भारत की आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि यहाँ मानव के अधिकार सुरक्षित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बाल श्रम को प्रोत्साहित किया जाता है और मानव श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता। आय का असमान वितरण है और इस कारण अधिकांश जनसंख्या जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं से भी वंचित है। पूर्व में पंजाब और कश्मीर तथा वर्तमान में कश्मीर के मामले को लेकर भी मानवाधिकारों के मामले को उछाला जाता है, परंतु भारत की आलोचना करने वाले राष्ट्रों को पहले वास्तविकताओं की छानबीन पूर्ण रूप से कर लेनी चाहिए। भारत को स्वाधीनता प्राप्ति किए हुए अभी मात्र 6 दशक बीते हैं। इसके पूर्व उसे लंबी गुलामी का सामना करना पड़ा है। आज जो देश विकसित की श्रेणी में हैं और मानवाधिकारों की वकालत करते हैं, उनकी विकास प्रक्रिया शताब्दियों की है। जिस गति से भारत ने गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए हैं वे सराहनीय हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रखना और वहां के लोगों के राजनीतिक अधिकारों को प्रतिबंधित करना व्यापक राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा था। इसलिए यह कदम बिल्कुल उचित था। 1993 में
संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया जाना वास्तव में स्वतंत्र भारत में शासन द्वारा इस प्रकार की एक संस्था गठित करने की एक अपूर्व घटना थी। जैसा कि दूसरे देशों में इस प्रकार की राष्ट्रीय संस्थाओं के गठन पर हुआ, वैसा ही इस देश में भी इस बात में संदेश दिया जाने लगा कि क्या इस प्रकार की संस्था सचमुच स्वतंत्रता और ईमानदारी से काम कर सकेगी। साथ ही इस बारे में भी प्रश्न किए जाने लगे कि क्या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जिसमें आयोग से संबंधित कानून सन्निहित है, देश में मानवाधिकारों के संवर्धन हेतु मौलिक प्रयास करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है। आयोग ने इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए यह निर्णय लिया कि इस हेतु अग्रणी एवं सुस्पष्ट कदम उठाए जाने चाहिए। इस संदर्भ में आयोग ने स्वतः जो पहली कार्रवाई की वह जम्मू व कश्मीर के बिजबेहरा में घटित उस घटनाओं से संबंधित कार्रवाई थी जिसमें सुरक्षा बलों के भी कुछ तत्व शामिल थे। इसके अतिरिक्त देश में आतंकवादियों द्वारा दी जा रही गंभीर धमकी, जो कि सिर पर एक लगातार लटकता खतरा है, के होते भी आयोग ने आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधि निवारण अधिनियम 1987 का नवीकरण नहीं करने का अनुरोध किया। इसका कारण यह था कि आयोग इस बारे में व्यापक सुनवाई और विश्लेषण के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि इस अधिनियम को कार्यान्वित किए जाने पर इसका बहुत ही बुरा दुरुपयोग किया जाता है, जिससे भारत के लोगों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का हनन होता है। अपनी स्थापना के 6 माह के बाद ही आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कतिपय संशोधन की सिफारिश भी की, परंतु आगे और अनुभव प्राप्त करने पर आयोग पुनः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस अधिनियम के बारे में स्वतंत्र और व्यापक जांच की आवश्यकता है। हालांकि राज्य द्वारा पुलिस अभिरक्षा में उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार के विभिन्न प्रतिषेध किए गए हैं, फिर भी पुलिस अभिरक्षा में उत्पीड़न से मौत होती है। पुलिस अक्सर प्रभावी और दौलतमंद दोषियों को बचाने के लिए निर्दोष लोगों को जबरदस्ती गुनाह कबूल करने के लिए उत्पीड़ित करती है। इस दिशा में सुधार हेतु वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम संघ सरकार मामले में केंद्र एवं राज्य सरकारों को 7 निर्देशों सहित पुलिस सुधार की प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों की नियुक्ति या स्थानांतरण के निश्चित समय का प्रावधान करना तथा पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता के प्रथम 50 सालों तक राज्य द्वारा मीडिया को नियंत्रित किया गया, यह प्रेस की स्वतंत्रता में मुख्य बाधा थी। जैसा कि 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि ऑल इंडिया रेडियो एक सरकारी अंग है और यह सरकार की ही अंग रहेगा। 1990 में उदारीकरण के प्रारंभ के साथ ही मीडिया में निजी क्षेत्र के नियंत्रण का प्रस्फुटन हुआ, लेकिन इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी जांच एवं निगरानी शामिल थी। तहलका एवं एनडीटीवी जैसे मीडिया संगठन काफ़ी प्रभावकारी सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त प्रसार भारती अधिनियम जैसे कानून ने प्रेस पर सरकार के नियंत्रण को घटाने में एक उल्लेखनीय पहल की। 2 जून 2009 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने वयस्कों द्वारा आपसी सहमति से बने निजी लैंगिक संबंधों को वैध घोषित किया। इससे पूर्व ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारियों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखा गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में 150 वर्ष पुराने कानूनों को गलत ठहराते हुए कहा कि यह कानून भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों से मतभेद पैदा करता है। समलैंगिकता को अपराध मानना संविधान के अनुच्छेद 21, 14 एवं 15 का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार द्वारा दायर समलैंगिकता के निर्णय पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और आईपीसी की धारा 377 की वैधता की पुष्टि की। समलैंगिक अधिकारों के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को निराशाजनक कहा। भारत का संविधान अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के अवैध व्यापार को निषिद्ध करता है। इसके बावजूद महिलाओं एवं बच्चों का भारत में अवैध व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बावजूद यह अवैध व्यापार उद्योग की तरह संगठित रूप से चलाया जाता है। भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अवैध व्यापार $8 मिलियन का है। तकरीबन 10,000 नेपाली महिलाओं को प्रत्येक वर्ष भारत में व्यापारिक यौन शोषण के लिए लाया जाता है। इस प्रकार का हर साल 20,000 से 25,000 महिलाओं और बच्चों को बांग्लादेश से भारत लाया जाता है। विभिन्न धार्मिक समूहों के मध्य सांप्रदायिक मतभेद एवं झड़प भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही व्याप्त रही है। भारत में सांप्रदायिक हिंसा का सबसे पुराना उदाहरण मोपला विद्रोह था, जिसमें उपद्रवी मुस्लिमों ने केरल में हिंदुओं का जनसंहार किया। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भारत पाक विभाजन के समय हिंदू, मुस्लिम एवं सिखों के बीच हुए, जिसमें भारी संख्या में लोगों की जानें गईं।
1984 में सिख विरोधी दंगे में तकरीबन 2000 लोगों की जान गई। उन दंगों में 1992 में मुंबई दंगे और 2002 का गोधरा कांड शामिल है। यह देखा गया कि भारत जेलों में आधे से अधिक कैदी बिना किसी पर्याप्त साक्ष्य के जेलों में जीवन बिता रहे हैं। अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी किसी भी अपराध की जांच अभियुक्त की गिरफ्तारी से प्रारंभ होती है। जैसा कि भारत में न्यायिक व्यवस्था सुस्त एवं धीमी है तथा पर्याप्त कर्मियों एवं न्यायाधीशों की कमी से जूझ रही है। भारत में जातीय भावना के लगातार घटने के बावजूद जातीय हिंसा एवं घृणा जैसे अपराध घटित हो रहे हैं। स्वतंत्र भारत में बड़े पैमाने पर जाति अभिप्रेरित हिंसा एवं घृणा की घटनाएं घटित हुई है। बिहार में रणवीर सेना जो जाति आधारित सशस्त्र बल है ने दलितों एवं अन्य अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के विरुद्ध हिंसा एवं उपद्रव किया है। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट के अनुसार दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आदिवासी लगातार भेदभाव एवं सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होते रहे हैं। हालांकि भारत सरकार द्वारा इनके संरक्षण के विभिन्न नीतियों एवं कानूनों को अपनाया गया है, लेकिन स्थानीय प्राधिकारियों के प्रतिबद्ध कार्यान्वयन के अभाव में ये अप्रभावी हो गए हैं। भारत में आज़ादी के बाद से ही आतंकवादी घटनाएं बाह्य एवं आंतरिक रूप से भी होती रही है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के मानवाधिकारों का हनन होता रहा है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, मध्य भारत और उत्तर पूर्व राज्यों में आज भी दीर्घ अवधि आतंकवादी गतिविधियाँ जारी है। भारत बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1959 का एक हस्ताक्षरित देश है। इस घोषणा के अनुसार भारत ने राष्ट्रीय बाल नीति 1974 को अपनाया। यह नीति बच्चों के जन्म पूर्व एवं जन्म के बाद की पर्याप्त सुविधाओं हेतु संवैधानिक प्रावधानों को सुनिश्चित करती है ताकि बच्चों का संपूर्ण मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास हो सके। अब यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक शोषण को रोकने के लिए पूर्ण व्यवस्थाएं की जा रही है, परंतु मानवाधिकार के विश्व स्तरीय उच्चता को प्राप्त करने के लिए तथा मानवाधिकारों को और अधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए अभी और अधिक प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। तो यहीं पे ये निबंध ख़त्म होता है। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आगे वाले वीडियो को देखने के लिए तैयार रहिए।